इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की बैठिए। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, इंदौर दिगंबर जैन समाज की शान, गौमडगिरी अतिशय क्षेत्र से 2024 का अंतिम शंका समाधान का कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति, गौमडगिरी अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी और सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री मंदन के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवार के आशीर्वाद से 2024 का अंतिम शंका समाधान का कार्यक्रम का हम और आप लें और कल प्रातःकाल की बेला में मस्तका विषय के साथ साथ मुनिवर का विशेष आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान विकास जी खुशबू जैन कनाडा, श्रीमान अश्विनी जैन, राजेश जी कुमटोले, चिन्मय करण कोमटोले कोल्हापुर, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सेवायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान चंद कुमार जी, रीता जी, JK मशाला कोलकाता अहमदाबाद, इन्होंने गुणायतन के अंतर्गत सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमती उषा जी, शरद जी अग्रवाल, सपरिवार ठाणे महाराष्ट्र, ताली बजाकर का सम्मान करें। और इसी क्रम में हमारे गौमडगिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी जो ट्रस्टी भी हैं, विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समर्पित हैं और मुनि व्यवस्था समिति में जो अपना पूरा समय देते हैं, श्रीमान विमल जी, श्रीमती शशि जी शेट्टी, अजीत जी शेट्टी, नरेंद्र मंजू शेट्टी, श्रीमान मन्नालाल जी शेट्टी, अनवेश राजकुमार, प्रदीप कुमार, समस्त सेठी परिवार मल्हारगंज इंदौर, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा शेट्टी परिवार को, वे आएँ और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। हमारी गौमडगिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी में हमारे श्रीमान भरत जी बाबू जो कि गुणायतन के विशेष सहयोगी हैं और साथ में महामंत्री सौरभ जी, ये आएंगे। हमारे सम्मानी विमल जी सेठी जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। साथ में अशोक जी शास्त्री जी भी सम्मान में, शेट्टी जी परिवार की जो भी श्राविका हैं बेबी आ जावे मंच पे। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे सांवरिया परिवार
जो कि तलहटी में नीचे जिनका जिनालय है, ये वो परिवार है जो गौमटवीर के लिए समर्पित परिवार है और गुरुवर के आशीर्वाद से कुछ अच्छा करने की भावना से ये जुड़े हुए हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान सुभाष जी सांवरिया, शोभना जी सांवरिया के सुपुत्र सौरभ जी चारू जी, भतीजा विवेक जी, कल्पना जी, राजकोट तोट इंदौर, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं सांवरिया जी के बेटे और भतीजे और दोनों बहुओं को और श्रीमती शोभना जी को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के श्रेणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल मुंबई और गुणायतन ट्रस्टी मयंक जैन शामली, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान सुभाष जी सांवरिया परिवार, इनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से और साथ में गवर्नमेंट ट्रस्ट कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम दिनेश जी और मयंक जी शामली ये संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आइए और आइए चलते हैं इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में हमारे कमल जी अग्रवाल पहले से गुणायतन ट्रस्टी हैं, लेकिन आज इनके परिवार ने आज पुनः गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान पवन जी, सुधा जी, ऋषभ जी, मनाली जी, जिया जी, अनाया जी, निर्मल जी, प्रीति जी, कमल किरण जी, मोहनलाल जी अग्रवाल, झाबुआ, राणापुर, मध्य प्रदेश, इंदौर, इन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में निवेदन किया और गुरुवन ने इन्हें गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया है। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा और आइए और हमारे श्रीमान पवन जी, इनका कल जन्मदिन भी है और जन्मदिन के पूर्व आज इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आशीष जी वेनाडा और श्रीमान और गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली, ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान पवन जी अग्रवाल, इनके परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे श्रीमान NC जैन साहब और आशीष जी वेनाडा। आइए और आइए चलते हैं सम्मान के क्रम को यही विराम देते हुए आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। उदय के आज दूसरे दिन चलते हैं अपन गुरु चरणों में। इस गोमट गिरी में बाहुबली भगवान के पावन चरणों में यह हाँ प्रथम प्रश्न के लिए वैसे आज ये सुरक्षित है, लेकिन आज जो कमल जी अग्रवाल का पूरा पवन जी अग्रवाल का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, प्रथम प्रश्न भी कर लें। उसके बाद में जो कल छूट गए पहले उनको और फिर बाकी आज भी बहुत सेलेक्टेड प्रश्न हैं उनको ले लेंगे। हाँ नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम एक घर में रहते हैं वैसे ही आप एक जगह क्यों नहीं रहते और एक से दूसरी जगह विहार क्यों कर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। पहले इसके सवाल का जोरदार अनुमोदन करें। बात बिल्कुल सही है। देखो, हम लोग साधु हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, समझ गए? गृहस्थ और साधु में क्या अंतर है, समझ गए? जिसकी ड्रेस बदलती रहे, एड्रेस एक हो, वह है गृहस्थ, और जिसकी एड्रेस बदलते रहे, ड्रेस फिक्स हो, वो साधु। साधु को बोलते हैं वो बहता हुआ पानी होता है। पानी बहता है तो उसमें पवित्रता बनी रहती है।
पानी अगर एक जगह रुक जाए तो सड़ने लगता है। साधु एक जगह रहेगा तो उसका उसमें मोह बन जाएगा। जब साधु सारी दुनियादारी छोड़ता है तब साधु बनता है। तो घर में ही रहना था तो घर में क्यों, घर छोड़ा क्यों, समझ गए? तो जो गृह त्यागी होता है वो साधु होता है और गृहस्थ घर में रहता है। ठीक है। नमोस्तु महाराज। डाल्टनगंज से अपने बीच में सुभाष जी इंदू जी रारा जो गुणायतन के ट्रस्टी, वे भी अपना प्रश्न कर लें, यही मंच पर होंगे। कहाँ है? ओम सामने देखो। जल्दी माइक पहुंचा है। और उसके बाद में योगाचार्य नवीन जी बरेली से अपने बीच में है, जो अपनी सेवाएं भी अभी इस पूरे उदय में दे रहे हैं, और उनका पुत्र अनमोल वो भी आ जाए मंच पर, प्रश्न करेगा। माइक दो, नमो बोलिए। बोलो सुभाष जी रारा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है किसी भी जीव को मारना जीव हिंसा कहलाता है, और हमसे गलती से कोई जीव मर जाए तो वो जीव हिंसा कहलाए जाते हैं और उसमें कितना पाप पड़ेगा? बिल्कुल, किसी को मारना हिंसा है। गलती से भी अगर मर जाए तो हमको उसका पश्चाताप करना चाहिए। जानबूझ के मारने में ज़्यादा पाप लगता है, गलती से मरने में कम पाप लगता है। इसलिए गलतियां करनी नहीं चाहिए, और गलती हो जाए तो भगवान के पास जाके क्षमा मांगना चाहिए। नमोस्तु गुरुजी। नमोस्तु नमोस्तु। बस एक ही। बरेली से नवीन योगाचार्य जी पुत्र अनमोल के साथ में, और आर्य जैन उदय पार्टिसिपेंट तैयार रहे। नमस्ते गुरुदेव। इक्षामी महाराज जी, सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं, सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं, हाले ये दिल तमाम लिखते हैं, हो जाती है दीवानी भी वो कलम, हो जाती है दीवानी भी वो कलम, जिस कलम से गुरुदेव आपका नाम लिखते हैं, आपका नाम लिखते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो सपना कभी 35 साल पहले देखा था जब मैं योग के अध्ययन के लिए बेंगलोर गया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, आज वो विराट रूप में, भावना योग के रूप में साकार होते हुए पूरे विश्व में देख रहा हूँ। जो संदेश जैन धर्म का आपने जो पूरा समग्र इसमें भरा हुआ है, बहुत बहुत है गुरुदेव। महाराज जी, फिर से ये है कि आचासी के जाने के बाद एक बड़ा खालीपन आया। गुरुदेव के पास जाते थे, कोई कार्यक्रम करते बताते थे, उनके जाने के बाद महाराज जी अब ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा गृहस्थ को एक जगह रहना चाहिए और साधुओं को भ्रमण करते रहना चाहिए। महाराज जी, मैं हमेशा भ्रमण करता रहा गृहस्थ होने के बाद भी, कार्य के कारण, सेवा के कारण। अब मैं स्थिरता के कारण एक आशीर्वाद चाहता हूँ, कैसे एक इसी कार्य को एक सेंटर के रूप में, एक स्रोत रूप में चालू करके, और जो मेरा मार्ग छूट गया था मोक्ष मार्ग, वो भी आगे मुझे बनता रहे, अपना गृहस्थ कर्तव्य निर्वाह कर सकूं, और ये कार्य जो मैंने 30-35 साल किया है ये पूर्ण कर सकूं। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। एक ही वाक्य में उत्तर दूंगा। जो चाहते हो उसके लिए समर्पित हो जाओ, सब काम अपने आप होगा। जी। हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं और प्राथमिकताएं बदलते रहते हैं, उससे काम नहीं। आगे। नमोस्तु। आर्य जैन उदय पार्टिसिपेंट, और उसके बाद में तैयार रहेंगी पूर्वी जैन। आर्यन है कि आर्या है? आर्या। हाँ ठीक है, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मैं 12th क्लास में हूँ और मेरी कोचिंग में बहुत सारे बाहर के लोग पढ़ने आए हैं। मेरा ओम ओम, आवाज़ बढ़ाइए थोड़ी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 10th के बाद और स्कूल के बाद ज़्यादातर लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 10th और 12th के बाद बहुत से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, और ये कहा जाता है कि हॉस्टल में रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस की क्वालिटीज़ अपने अंदर आती है, तो ये कहाँ तक सही है? और अगर हम घर में रह के आगे की पढ़ाई करते हैं तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे ला सकते हैं?
आपने क्या बोला मैं समझ ही नहीं पाया, वो फिर से बोलो आप। महाराज जी हाँ ब्रॉडलेस की आवाज़ अंदर नहीं है, यहाँ वाले माइक की आवाज़ तो अंदर है। नहीं, हाँ बोलो, हाँ अब बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 10th और स्कूल के बाद बहुत से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, और ये कहा जाता है कि हॉस्टल में रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सेल्फ रिलायंस की क्वालिटीज़ भी आती है, तो ये कहाँ तक सही है? और अगर हम बाहर जाके हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? देखिए ये बात सही है कि हॉस्टल में जाने का चलन आजकल बढ़ गया है, और हॉस्टल जाने के फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। ये बात सही है कि हॉस्टल में जाने के बाद बच्चा आत्मविश्वासी बनता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार का डिसिप्लिन भी आ जाता है, और वह अपना काम अपने हाथ से करना सीख जाता है। घर में तो बच्चा अपना पैंट भी खूंटी पे खुद नहीं टांगता, उसकी मम्मी टांगती है, ये आदत बिगड़ी होती। हॉस्टल में जाने से ये आदतें उनकी बन जाती। लेकिन आजकल जैसा देखने में आ रहा है कि हॉस्टल में पढ़ाई करने के बाद भटकाव भी बढ़ता है, और ये सीन तो आप लोग रोज़ देखते ही हैं। वर्तमान में इंदौर जैसा शहर तो उसके लिए चर्चित होता जा रहा है। उच्च शिक्षा के उद्देश्य से आने वाले बच्चे माँ बाप के सपनों को पूरा करने के भाव लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में आकर एक दूसरे की संगति से प्रभावित होकर नशाखोरी और अन्य मर्यादाहीन प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं, जो उनके जीवन को तहस नहस कर देता है। ये बात आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे। आज आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो कि माहौल कैसा है। जब तक बच्चा घर परिवार से जुड़ा रहता है उनके साथ ये स्थितियाँ हावी नहीं होती, लेकिन धीरे 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 ये बातें हावी होने लगती है और फिर चीज़ें बिगड़ जाती। तो हॉस्टल में अगर बच्चों को भेजना है जाए, लेकिन तभी जब बच्चे पूरी तरह से संकल्पित और समर्पित हो और उनमें स्थिरता हो, दूसरों से प्रभावित न होते हों, तब उनको भेजना उचित है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। महाराज जी पूर्वी जैन, एक मिनट, हाँ हाँ, तो अगर हम हॉस्टल नहीं जाते हैं तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? अपने आप में ठान लो कि नहीं, मुझे अपना काम करना, अपना कॉन्फिडेंस रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना हॉस्टल में गए पढ़ते हैं। आज इंदौर शहर में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी पूरी स्कूलिंग और ऊपर की पढ़ाई घर में रह कर के की है और उच्च पदों में स्थिर है या अपने जीवन के सफलतम मोड़ पे है। ये कहना गलत है कि हॉस्टल जाए बिना हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं करते। कितने % बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? ज़्यादातर रेगुलर वाले होते हैं ना, अपने घर में रह कर के पढ़ने वाले ज़्यादा हैं कि हॉस्टल में पढ़ने वाले ज़्यादा है? घर में रह कर पढ़ने वाले। इसलिए मिथ तोड़ना चाहिए। पूर्वी जैन और उसके बाद में चंचल जैन तैयार रहे। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि एक बच्चे से उसके माता पिता और परिवार की बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन कई बार वो अपेक्षाएं पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती हैं। फिर से बोलो। हेलो, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, एक बच्चे से उसके परिवार और माता पिता की बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन कई बार वो अपेक्षाएं पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे में एक अजीब सा डर और खुद के लिए हीनता की भावना आती है। तो इस परिस्थिति में क्या करें और कैसे इन अपेक्षाओं को अपनी कमज़ोरी ना बनाते हुए अपनी ताकत बनाएं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं माता पिता को हिदायत दूंगा
कि बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें। आपके अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं और कई बच्चे तो माता पिता के अपेक्षाओं में खरे न उतर पाने के कारण सुसाइड जैसा कुप्रयास भी कर लेते हैं। इसलिए बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आपको चाहिए तो बच्चों से केवल इतनी अपेक्षा रखें कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, बिगड़े नहीं। ये अपेक्षा अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। माँ बाप की ये अपेक्षा बच्चों से होनी चाहिए और बच्चों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो अपेक्षाएं रखी है मुझे उसकी पूर्ति करना है। मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनने भेजा है, तो मुझे कुछ बनना है, बिगड़ना नहीं है। अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना है। जहाँ तक हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, उसे अच्छी सी जॉब लगे, अच्छा पैकेज मिले, अच्छा पैसा कमाए, प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल जाए। ये अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अपने को प्रेशर फ्री होकर पढ़ाई करना चाहिए। अपनी तरफ से अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी न करे, पर कदाचित उसकी पूर्ति ना हो सके तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी अंगीकार करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, माता पिता की अपेक्षाएं जो वो चाहते हैं केवल उसे पूरी करके पूरी की जा सके, ऐसी बात नहीं है। हम दूसरे तरीके से भी अपने माता पिता का मान बढ़ा सकते हैं। एक बार जब मैं हजारीबाग में था, संघ का समाधान तो उस समय भी चलता था, 2005 की बात है, और पर्चियाँ आती थी, मैं उत्तर देता था। मेरे पास पर्ची आई, मैंने उस दिन माता पिता की सेवा की बात की और कहा कि जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं वो कभी धर्मी नहीं हो सकते। तो मेरे पास पर्ची आ गई। बोले महाराज, आज आपने जो बात कही हम उससे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आप जैसे साधु अपने माँ बाप की उपेक्षा क्यों कर दिए, उन्हें छोड़कर क्यों आ गए। संयोग से सब लोग वहीं बैठे थे, तो मैंने कहा ध्यान रखो, माता पिता की सेवा का मतलब क्या है इसे समझो। माता पिता की सेवा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप उनकी सेवा करो, उनके जीवन निर्वाह का साधन बनाओ या जुटाओ और हमेशा उनके सामने उपस्थित रहो। माता पिता की असली सेवा अपने आचार और व्यवहार से उनका गौरव बढ़ाओ, उनका मान बढ़ाओ। और मैंने कहा कि यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो जो दो घर में है उससे ज़्यादा खुश हैं या जो निकल गया उससे ज़्यादा खुश हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जो घर में वो घर का है, जो निकल गया वो हमारा गौरव है। बस ये गौरव बनने का प्रयास है। हम जिस रूप में उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, करने की कोशिश करनी चाहिए। चंचल जैन और उसके बाद में राज सिंह जी चौधरी तैयार रहे। सब बच्चियां हैं, बच्चों का नंबर नहीं आया। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। एलक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुजी, आज हम वर्तमान में स्वार्थी होते जा रहे हैं। स्वार्थी होना कितना उचित है और किस हद तक हमें स्वार्थी होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है महाराज जी, एक ही पूछ लो। भावना योग के लिए कोई उचित स्थान निश्चित है कि मतलब कहीं भी कर सकते हैं? देखिए, स्वार्थ सच्चे अर्थों में देखा जाए तो स्वार्थ के अर्थ को समझ लो तो स्वार्थ ही छूट जाएगा। असली स्वार्थी तो हम लोग हैं। स्व का अर्थ यानी प्रयोजनी स्वार्थ है, स्व यानी आत्मा। तो आत्मा के हित की भावना साधना सबसे बड़ा स्वार्थ है। लेकिन आत्महित वही कर सकता है जो दूसरों के हित में बाधक न बने।
लोक जीवन में आज स्वार्थ का अर्थ दूसरा हो गया और स्वार्थी यानी सेल्फिश बना दिया। जो सेल्फिश होकर जीता उसको हम स्वार्थी बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ स्वार्थी बनो, पर उसकी एक सीमा रखो। अपने हित को साधो, पर कभी किसी के हित में बाधक मत बनो। दूसरों के हित में बाधा पहुंचाए बिना अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई बुराई नहीं है, और अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों में बाधक बनने से बड़ी और कोई बुराई नहीं। राज सिंह जी चौधरी और उसके बाद में सिद्धि जैन बालाघाट तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में कंसिस्टेंसी को कैसे बना के रखे, धर्म और पढ़ाई दोनों में। देखिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता कैसे बनाए, उसके लिए 4 उपाय करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन में संकल्प जगाना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में कंसिस्टेंसी चाहते हैं उसके लिए आप संकल्पित हो जाए कि मुझे ये काम करना है। दूसरी बात, उसकी धुन जगाना चाहिए। संकल्प होने के मात्र से काम नहीं हो, धुन बनना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। केवल उसकी ही धुन हो जाए तो आपकी निरंतरता बने। तीसरी बात, उस काम में करते करते अपनी समीक्षाएं भी करते जानी चाहिए, और उसमें जो हमें थोड़ा बहुत अचीव हुआ है उसको बार बार रेखांकित करना चाहिए। उससे उत्साह बढ़ेगा, और एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। हम एक साथ बड़ा लक्ष्य लेकर बैठ जाते हैं और उसकी पूर्ति नहीं कर पाते तो वो हमें पहाड़ लगने लगता है, और उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो हमारा उत्साह बरकरार रहता है। यदि ये हम कर लें तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। सिद्धि जैन बालाघाट और तैयार रहेंगे तिलक नगर से सिद्धार्थ जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न था कि अपनी ज़िंदगी में आजकल अपने लिए ही समय नहीं है, तो हम क्या करें कि हम अपने लिए समय निकाल सकें, क्योंकि ज़िंदगी तो हमारी है पर हम आजकल जी औरों के ले रहे हैं, तो इस शंका का समाधान करें। इसका बड़ा सरल सा उपाय है, भावना योग करो और एक एक्स्ट्रा कमांड दो, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। क्या करना है? प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। अर्थ समझ गई ना? नहीं। अपने मतलब से मतलब रखना है। मुझे वही करना है जो मेरे काम का है। जी महाराज जी, नमोस्तु। तो मेरे काम के लिए जो है वो है, तो मैं अपने लिए टाइम दे पाऊंगा। ठीक है ना? नमोस्तु महाराज। सिद्धार्थ जैन तिलक नगर और तैयार रहेंगे परी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आप भी कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, पर उस रिस्क का कैलकुलेशन कैसे करना है, कितनी रिस्क लेना है, ये कैसे अपन देखो, आजकल ये एक प्रकार का चलन जैसा हो गया, और ये तो अब लतीफ़ा बन गया, नो रिस्क नो रिवार्ड। पर इससे बड़े बड़े दुर्घटनाएं भी हो रही है। कुछ लोग गंभीर हादसे के भी शिकार बन रहे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इस तरह का रिस्क नहीं लेना। एक डग लांघना चलता है, पर ऐसी छलांग जो हनुमान कूद बन जाए कभी नहीं चलेगी। अब चल रहे 2-2.5 फीट की नाली है, आपको दिख रहा है कि नाली पर स्लैब नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, हम इसे क्रॉस कर लेंगे, इतने डग मेरी है, तो आप सीधे डग ले लो। और 10 फीट का नाला है, और फिर आप कहोगे हमें क्रॉस करना है, तो आप अगर अपना कितना भी बड़ा जंप लिया, छलांग लगाया, तो गिरोगे तो नाली में गिरोगे, नाली में गिरोगे से गिरोगे, कमर भी टूटेगी।
तो रिस्क लेते समय इस बात का तटस्थ भाव से आकलन करना चाहिए कि मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ वहाँ एक्चुअल संभावना क्या है। हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जिसमें कदाचित नुकसान होने पर हमारी रात की नींद न उड़े। तुम्हारे पास लाख रुपया है, 10,000 का रिस्क लोगे तो 10,000 खोने में तुम्हारे सिर पर बल नहीं आएगा। लाख रुपया गांठ में है और 2 लाख कमाने के चक्कर में 10 लाख की रिस्क लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? टेंशन रहेगा। आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है। ओवर एस्टिमेट काम, आंख मूंद करके काम, ओवर बर्डन काम, मार्केट के भरोसे कर रहे हैं। जितने कंसल्टेंट हैं वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, लोग आंख मूंद करके चल जाते हैं, बाद में ज़िंदगी भर रोते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को निकटता से देखा है, कई लोगों को, 2-3 तो यहीं बैठे हैं, नाम नहीं लूँगा, हाँ, जिन्हें ऐसे छलांग लगाई। सावधान रहना चाहिए, इसलिए ऐसा रिस्क लेना ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज। परी जैन और उसके बाद नमन जैन स्मृति नजर तैयार रहे। पहले से खड़े हो जाएं ताकि माइक पहले पहुंच जाए, समय बचेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर साल हम न्यू ईयर 12 बजे मनाते हैं और इस साल आपने कहा है कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मनाना है, तो हम अपने मन को कैसे मनाएं कि हमें इस साल लेफ्ट आउट फील ना हो? सबसे पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ कि तुम लोग न्यू ईयर क्यों मनाते? बोलो। ये न्यू ईयर कह रहे हो, न्यू ईयर क्यों मना रहे हो? उससे हमारा क्या कनेक्शन है? सबके लिए बोल रहा हूँ, ये विचार करना चाहिए। बोलो, सब मना रहे हो ना, क्यों मना रहे हो? बोलो। सारे फ्रेंड्स वगैरह मनाते हैं तो। बहुत सुंदर। ये फ्रेंड्स क्यों मनाते हैं? प्रयोजन क्या है? साल में एक बार आता है तो। साल में एक बार आता है तो साल में हर दिन एक ही बार आता है, दूसरे दिन नहीं आता। पर 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों मनाते? ये प्रचलन में है और एक इवेंट भी होता है। हाँ, सुनो, मैं यही सुनना चाहता था। ये सब हमारी गुलाम मानसिकता का प्रतिफल है। 1 जनवरी को क्या, हमारा क्या संबंध? इसका संबंध ईस्वी सन से। ब्रिटिश उपनिवेश ने जो कैलेंडर बना दिया, सारे विश्व को थोप दी और हमने उनकी गुलामी में इसको स्वीकार लिया। भारत और भारतीय संस्कृति का इससे कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ तो विक्रम संवत है, वीर संवत है, जो हमारा असली है। ठीक है, फिर भी मनाओ, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार काल है। कोई ना कोई एक दिन को शुरुआत तो मनाते हैं। तो समय समय पर कई परिवर्तन हुए, अतीत में भी हुए। हमारी संवत्सरी शास्त्रों के अनुसार युग का आरंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से हुआ। फिर भगवान महावीर के काल में भी संवत हो गया, फिर विक्रम संवत, शक संवत, बदलते गए। अब ईस्वी सन को पूरे विश्व में एक ग्लोबल व्यवस्था से मान ली। अब नया वर्ष आया है मानो, पर आप ईसा मसीह के उपासक तो नहीं हो क्या? बोलो। नहीं है महाराज जी। तो उनको उस तरीके से जोड़कर 25 को सेलिब्रेट करना और 1 जनवरी को उस तरीके से जोड़ना कि ईस्वी सन की शुरुआत हुई, कहाँ की समझदारी है? समझदारी क्या? अब रात के 12 बजे बदलना। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में दिन कब बदलता है? बोलो। हाँ महाराज जी। कब बदलता है?
हम कब बोलते हैं दिन कब उगता है? सुबह 4 बजे। नहीं, जब सूरज उगता है। हमारे यहाँ दिन की शुरुआत कब होती है? सूर्योदय से। ये तो पश्चिम के लोग हैं, रात अंधेरे में सारा काम करते हैं। हम भारत के लोग हैं, केवल उजाले में काम करते हैं। हमारी संस्कृति का ये मंत्र घोष है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधेरा नहीं, प्रकाश को प्राप्त करो। हम प्रकाश के उपासक हैं, प्रकाश के पुजारी। तो मैंने कहा आप लोग करते ही हो तो दिन में करो, अंधेरे में क्यों करते हो? रात के 12 बजे का जो पहर है वो राक्षस पहर, समझ गए? 6 बजे से 9 बजे तक रौद्र पहर, 9 से 12 तक राक्षस पहर, 12 से 3 बजे तक आपके गंधर्व प्रहर और 3 बजे से 6 बजे मनोहर प्रहर। तो मनोहर प्रहर में करो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऋषि मुनियों के जागने का समय होता है। उस समय हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का जो रसायन है ज़्यादा प्रवाहित होता है। तो हम उनको अपने अंदर शरीर में विकसित करें तो हमारे लिए ज़्यादा सकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा मैं तो नया वर्ष नहीं मानता, क्योंकि ग्लोबल कैलेंडर में मान लिया इसलिए विरोध भी नहीं करता। और तुम मनाओ तो दिन में मनाओ, भारत के हिसाब से मनाओ, पश्चिम वालों के हिसाब से क्यों मनाओ? समझ गए? हम एक संदेश दे सकते हैं ना। भारत और भारतीयता को बढ़ाने की जिम्मेदारी किस में है? तुम युवाओं में है कि नहीं है महाराज जी? तो इसकी पहल कौन करेगा? कौन करेगा? हम लोग करेंगे महाराज जी। हम लोग करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे, करेंगे ना? बजाओ। और न केवल खुद करेंगे, अभी तो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि जो करना है भोग विलास से कुछ नहीं करना, भगवान की भक्ति से करना है। और बोलो कल सुबह 4 बजे उठ के हम लोग करने जा रहे हैं, तुम लोग भी करना। ये संदेश सबको फैलाओ तो तुम्हारा मन तो बन ही गया होगा। मज़ा तब आएगा जब 150 का मन बनाओगे। जी महाराज, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी। नमन जैन स्मृति नगर। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में ये माइक ले चलते हैं अपन नमोस्तु भैया महाराज जी की तरफ। और भैया जी कुछ सम्मान होना है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैन धर्म की मूर्तियां अधिकतर भारत देश के विभिन्न विभिन्न शहरों कस्बों में मिलती रहती हैं, परंतु कुछ जगह जैन समाज नहीं होती है, तो वो मूर्तियां अन्य देवी देवताओं के रूप में पूजी जाती हैं और उनके आगे बलि प्रथा दी जाती है। मन बहुत व्यतीत होता है, तो क्या हम जैन संग्रहालय बनाकर उनको संग्रहित नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? मार्गदर्शन करें महाराज जी। देखिए ये बात सही है कि आज जहाँ चाहे जैन प्रतिमाएं निकलती। ये इस बात का प्रमाण है कि जैन लोग बड़े धर्मात्मा थे और इस भारत भू पर एक समय जैनों का बाहुल्य था, बल्कि भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्म की अनुपालक थी। काल के प्रभाव से जैनियों की संख्या घट गई और आज हम अल्पसंख्यक हो गए। हमारे मंदिर प्रकृति के प्रकोप और विधर्मी मूर्ति भंजकों के उन्माद से ध्वस्त हुए। आज उनमें यत्किंचित बचे हैं। आपने कहा कि लोग अपने मंदिरों में देवी देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूँ। कम से कम किसी न किसी मंदिर में तो है। हमारे बहुत सारी मूर्तियों को तो लोगों ने, तस्करों ने तस्करी करके पार कर दिया, खंडित कर दिया, भग्न कर दिया और विदेशों में चले गए। कम से कम है। ये हमारे लिए बहुत दुखपूर्ण बात है कि कई जगह बलि चढ़ाई जाती है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से संपर्क करके रास्ता निकाला जाए और बलि प्रथा को बंद किया जाए। समाज के जागरूक कार्यकर्ताओं ने अनेक स्थानों में ऐसा किया भी है। जहाँ आज बलि नहीं होती, कभी होती थी। अनेक तीर्थ स्थान उसके उदाहरण हैं। हमें प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक जैन संग्रहालय का सवाल है, संग्रहालय बनाए जा सकते हैं, बहुत जगह बने भी हैं। शासन के स्तर पर भी बड़े बड़े संग्रहालय निर्मित हुए हैं, लेकिन कई जगह स्थानीय लोगों का इतना प्रबल विरोध हो जाता है कि वहाँ से प्रतिमाओं को उठा पाना मुश्किल होता है। फिर भी अगर ऐसी है
तो इसकी एक ठोस कार्य योजना बनाकर करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ वही। और आइए चलते हैं इंदौर की आन बान शान गोमटेश्वर बाहुबली के साक्षात दर्शन कराने वाला गोमट गिरी अतिशय क्षेत्र में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में भावना युग का अभिनव प्रयोग उदय का 3 दिवसीय आयोजन और आज द्वितीय सत्र द्वितीय दिन संपन्न हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा जिन्होंने इस आयोजन की विशेष आयोजन में सहयोग प्रदान किया है सूत्रधार के रूप में मैं सम्मान सहित उन्हें आमंत्रित करूँगा और गौमट गिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी हमारे सम्माननीय उन युवाओं का सम्मान करेंगे जिन्होंने इस आयोजन में अथक मेहनत की है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा इस आयोजन की विशेष सूत्रधार रुचि जी वज सिंगापुर इंदौर सुपुत्र आरो जी प्रमाणिक पाठशाला कोऑर्डिनेटर जिन्होंने मुनिवर के आशीर्वाद मुनिवर के निर्देशन में संपूर्ण संयोजना में विशेष सहयोग प्रदान किया है। मैं आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा गौमट गिरी अतिशय क्षेत्र के कार्याध्यक्ष महामंत्री श्रीमान सौरभ जी पाटोदी बबीता जी पाटोदी और साथ में धर्म प्रमाणा समिति की ओर से आएंगे श्रीमान अशोक जी रानी जी दोषी रुचि जी व सिंगापुर इंदौर जिनका विशेष सहयोग हमें बेटा भी है आरव। हाँ जी आरव जी साथ में आरव जी भी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सौरभ जी और उनकी धर्मपत्नी बबीता जी पाटोदी साथ में अशोक जी और रानी दोषी ये आएंगे सम्मानी रुचि बहन का। मैं चाहूँगा हमारे सभी प्रतिभागी सभी वॉलंटियर्स इस बहन का जोरदार और आइए इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा जो बहुत व्यस्त थे लेकिन मुनिवर का संकेत हुआ और सहजता में यहाँ पर उपस्थित हुए श्रीमान राज जी शैलेश जी मेहता अहमदाबाद वर्ल्ड यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल्स धोती दुपट्टा का पारंपरिक परिधान के संस्कृति प्रचारक और आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर ऊर्जा के विशेष हमारे भाई राज जी और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा गौमट गिरी क्षेत्र से उपाध्यक्ष श्रीमान विमल जी शेट्टी और संयुक्त महामंत्री प्रकाश जी सेठी और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे भाई नवीन जी और हर्ष जी ये आएंगे सम्माननीय भाई राज जी शैलेश जी मेहता अहमदाबाद इनका सम्मान करें। और मैं चाहूँगा जोरदार इसके बहन को भी एक साथ बुला लो भाई बहन दोनों को बुला लो जी। और आइए इसी क्रम में मैं भाई राज जी की बहन को आमंत्रित करूँगा राजवी शैलेश जी मेहता अहमदाबाद युवा योगाचार योग युक्त भारत रोग मुक्त भारत का संदेश देते हुए जो अपनी सेवाएं देती हैं और जिनका एक संकल्प है 8 लाख मिनट का वैश्विक लक्ष्य डिफेंस के साथ जो अपनी संकल्प के साथ युवा साथियों को योग प्रदान करती हैं। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं गौमट गिरी अतिशय क्षेत्र के पदाधिकारी के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी सांवरिया मुकेश जी टोंगिया ये आएंगे और धर्म प्रभावना समिति की ओर से आमंत्रित करूंगा भाई विजय जी और आनंद जी ये आ जाएंगे हमारे सम्माननीय महिला को बुलाओ कोई आ जाए राजवी और महिला श्री यहाँ से अनामिका हाँ जी श्रीमती शोभना जी सामरिया ये आ जावे इस बिटिया का सम्मान करने के लिए। श्रीमती शोभना जी अगर उपस्थित हैं। रजनी गोदा शिरोमणि संरक्षक आ जाए जल्दी आ जाओ। अच्छा हाँ जी रजनी जी गोदा आ जावे और साथ में अर्चना जी वेनाडा आ जावे जल्दी आ जावे इस बिटिया का सम्मान करने के लिए। और आइए इसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश बरेली से योगाचार भाई नवीन जी जब भी मुनिवर के
भावना एक के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो योगाचार्य के रूप में जो अपनी सेवाएं देते हैं, और मैं कहना चाहूँगा अनामिका भी आ जाएं। अनामिका साथ में अनामिका जी बजावे, जल्दी आ जाओ। हाँ फास्ट। योगाचार्य नवीन जी बरेली या जावे, और इनके सम्मान के लिए गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र से आमंत्रित करेंगे श्रीमान सुशील जी पाटनी, निर्मल जी शेट्टी और मुकेश जी टोंगिया, और साथ में राजेंद्र जी गंगवाल। ये चारों आएंगे। गोमटगिरी क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे भाई नवीन जी का सम्मान करेंगे, और धर्म प्रभावना समिति की ओर से मनोज जी वाकली वाला जावे। साथ में आनंद जी गोधा आप ये जावे। आप लोग तालियों में ट्रांजिशन करें, ताली तो बजा दें। इन लोगों ने आप लोगों को 2 दिन तक बहुत अच्छे से, और अभी कल का दिन भी है आप लोगों के लिए, ये लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और ये चलते हैं इस सम्मान के क्रम को यहीं विराम देते हुए पुनः शंका समाधान के कार्यक्रम को चलते हैं। और अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। अपने बीच में गुड़गांव से अंजू दीदी यहाँ पर उपस्थित है, जो प्रामाणिक समूह की बहुत अच्छी कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत मेहनत करके पूज्य श्री के विचारों को और आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रही है। ऐसी अंजू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उनका भी सम्मान कर दें। और गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में आगम भाई तैयार रहे अपने काम के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। त्रैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, कोविड के बाद में आकस्मिक मृत्यु के केस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उस केस में हम अपने जीवन के हर पल को कैसा बनाएं कि हम अपने जीवन को सार्थक कर सके और नया साल हमारे लिए मंगलमय हो। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, जीवन का तो किसी का कोई ठिकाना नहीं। ये बात सही है कि वर्तमान में कोविड के बाद इस तरह की घटनाएं घटने लगी। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, इसलिए कुछ व्रत संकल्प अपने जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति को व्रती बन करके जीना चाहिए, और सोते समय एक भावना भानी चाहिए। रात में सोते समय मन ही मन ये संकल्प करे, हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज पूरे दिन भर में हमने जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, बुराई की निंदा करो, उनका प्रतिगमन करें, और भगवान से एक प्रार्थना करें कि अब मैं सो रहा हूँ, और जब तक मैं सोता रहूँगा, मेरे बिस्तर के अलावा, मेरे शरीर के अलावा सब प्रकार के परिग्रह का त्याग, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। अब जब तक जागृत नहीं होऊंगा मेरा कोई परिग्रह नहीं, और आप सो जाओ। प्रभु, अगर मेरे जाने की बारी हो तो इतनी कृपा भर कर देना कि जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं जाते जाते आपके दर्शन करते हुए जाना चाहता हूँ। ये भाव जगाओ। सुबह उठो तो फिर वही प्रार्थना करो जो सुबह 5 मिनट के भावना योग में करते हैं। इससे हमारा जीवन संतुलित हो सकता है। थोड़ी भी स्थिति अगर गंभीर दिखे तो अपनी आत्म जागृति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और अब मैं उस युवा साथी को आवाज़ दे रहा हूँ जिन्होंने पूज्य गुरुवर के इस भावना योग को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहा है, जिसमें जुनून है एक तरह से, और अनेकों देशों में जो यात्रा भी किया है। ऐसा वह आगम जैन, जिसको आपने पहले भी सुना है, भावना योग का दुनिया में सबसे पहला इंटरनेशनल रिसर्च पेपर जिसने सबमिट किया, और वह लंदन इंटरनेशनल पेपर IIS इटली में पब्लिश हुआ, और आज वह दूसरा पेपर जो नासा के उन वैज्ञानिकों के माध्यम से भी वह रिसर्च पेपर पास हुआ है, और जिसमें 19 रिसर्च पेपर शामिल थे 8 देशों के, उसमें यह भावना योग का पेपर जो आज यहाँ पर अभी विमोचित कर रहा है, इतना छोटा सा युवा आसमान की ऊंचाइयों में इस भावना योग को पहुँचा रहा है। आप उसकी आवाज़ में भी सुनेंगे, अभी पूज्य महाराज श्री जी बताएंगे। इसके विमोचन के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ अशोक जी दोषी, NC जैन साहब आ जाएं, और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर जितने भी हैं, विनय जी जैन साहब
वे भी आ जाएं। और इस रिसर्च पेपर में दिनेश जी ढंडवाल, नवीन आनंद जोधा, ये संरक्षक हैं विनय जी जैन, वे भी आएँ और इस बालक को आशीर्वाद भी दें अपना। और यह बहुत ऊंचाइयों में बढ़ रहा है, गुरुवर का आशीर्वाद इसके ऊपर आराम से बहुत बरस रहा है, उसी आशीर्वाद की बदौलत ये ऊपर बढ़ रहा है। हाँ, ये दूसरा रिसर्च पेपर जो नासा के द्वारा पब्लिश हुआ है। जोरदार तालियों से इस आगम का और इस रिसर्च पेपर का आप स्वागत अभिनंदन करें। आज हम अपनी बात संक्षेप में कहेगा, समय बहुत कम बचा है और उसके बाद में वंशिका जैन बीना तैयार रहें। राज भी कुछ बात कहना चाहता है, उसके लिए भी समय दिया जाएगा। हो जल्दी आ भैया जी एक ही है, तीनों एक ही है। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव एवं समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु, चोलक जी को इक्षामी। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दुनिया के पहले इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद अब दूसरा पेपर भी पब्लिश हो चुका है, जो कि था इन कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट फ्रॉम नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया USA। और तीसरा रिसर्च पेपर जो कि करेंटली अंडर रिव्यू है SSE इंटरनेशनल जर्नल में, और महाराज जी के अप्रूवल से इसे और हम एक्सटेंड कर रहे हैं और महाराज जी के मार्गदर्शन से ही ये सफल हो पाया है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि चाहे सक्सेस हो या फेलियर्स, महाराज जी का मोटिवेशन, उनका गाइडेंस हमेशा मिलता रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद अगले महीने महाराज जी से मिलने का सफ़र कुछ मिनटों से कुछ घंटे हो सकता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी इंदौर वासियों को महाराज जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी मेरी भावना है। इसी के साथ आज मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आज हम सब एक प्रण लें कि हम अपने हाईएस्ट लेवल तक जैनिज़्म, भावना योग और भारत को रिप्रेजेंट कर पाएँ। हम फेलियर से नहीं घबराएं और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ जैनम जयतु शास्त्रम। नमोस्तु गुरुदेव। अपना रिसर्च का टॉपिक बताओ। रिसर्च का टॉपिक मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका टाइटल है हाईसीज एंड एमएएस 2023-2024 रिसर्च एंड मिशंस, जो कि पिछले साल जो कि रिसर्च हुई थी हाईसीज में, उससे कुछ सिलेक्टेड रिसर्च जो कि पब्लिश हुए हैं। और नासा की रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद 3rd नंबर पर ऑथरशिप के साथ भावना योग की रिसर्च इसमें शामिल है। भावना योग का क्या टॉपिक है बताओ ना, क्या लिखा था भावना योग का, क्या लिखा वो संक्षेप में बताओ। हाँ, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि भावना का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था हाईसीज हवाई में, इससे हमने एनर्जी लेवल और प्लेजेंटनेस लेवल मेजर किए थे टैंक की स्केल पे, और जो कि रिजल्ट हमें मिले थे उसमें 27% और 28% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था एनर्जी लेवल और प्लेजेंटनेस लेवल में। इसमें इजराइल, बेल्जियम और अमेरिका के रिसर्चर्स शामिल थे। इसके अलावा जो रिसेंटली पब्लिश हुआ उसमें 8 देशों से 19 रिसर्चर्स भी शामिल हैं, जिसमें स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, USA, यूनाइटेड किंगडम और भारत से रिसर्चर्स शामिल हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन। देखिए, कल का विशेष कार्यक्रम है। कल भावना योग भी होगा, प्रवचन भी होगा, अभिषेक भी होगा। इसलिए इन सब कार्यक्रमों को, कल का कार्यक्रम ऐसा होगा, जो भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, बाहर सुनने वाले भी। कल हम लोग यहाँ पर 7:20 पर आएंगे और 7:20 से आपका अंतर यात्रा का 3रा पार्ट। आप लोगों को 2 अंतर यात्रा में कैसा लगा ना? तो कल उसका 3रा चरण होगा, अंतर यात्रा, और उसके बाद भावना योग। 7:20 से 8:30 तक हम लोग ख़त्म करेंगे। 8:30 बजे ब्रेक होगा, कि और थोड़ा जल्दी करें, 7 बजे आ जाए ताकि अभिषेक के लिए भी टाइम हो। अच्छा, अभिषेक तो बाद में होना है।
8:30 तक ख़त्म करेंगे और 9 बजे से प्रवचन और महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होगा। अभिषेक शुरू होने के उपरांत हम लोग आहारचर्या के लिए प्रस्थान करेंगे। कल का शंका समाधान इसी स्थान पर अपने निर्धारित समय। चलिए। हाँ, वंशिका जैन समय। हाँ, गुरुदेव के कल चरण- 4, हाँ, और उसके पहले 4 बजे भगवान की भक्ति आप लोग करेंगे, वो आप लोग बता दीजिए, बता ही दिए। आप रुकेंगी ना? अभी वंशिका जैन तो यहीं पे है, राज मेहता अपनी बात कर लें तो गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका यह है कि कल कुछ और विशेष कार्यक्रम है, वो उसी कार्यक्रम में। हाँ महर्षि, मेरी शंका यह है कि हम अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं और हम ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहते हैं, तो हम उसके अंतर्गत किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? शंका का समाधान करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहना चाहिए। मेल फीमेल को एक दूसरे से हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़कर अभिवादन करना चाहिए, जो कोविड के टाइम में आप लोग करते थे। शारीरिक निकटता से बचना चाहिए और उन तमाम निमित्तों से अपने आप को बचाना चाहिए जिससे भौतिक और मानसिक स्तर पर यौन विकार उत्पन्न होते हैं। यौन विकार से अपने आप को यथासंभव बचाएं। संसर्ग और संपर्क से बचाना, इसे अपने जीवन की मर्यादा बना करके चलें। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।